बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट रिपेज का। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। पेपर में भी मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज़ में तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम एफईसी की लेवल तक का इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ी डिटेल की टॉपिक है, लेकिन हमारी जितनी ज़रूरत है हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ हमारे पास, इस ग्राफ में हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, और हम एक्स में चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से वाई में चेंजेस आते हैं, या x के रिलेशनशिप हम y के रिलेशनशिप के साथ प्लॉट करते हैं। y एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है। x के चेंज होने के साथ y में कितना चेंज आता है, या x के चेंज होने के साथ y में चेंज आता है या नहीं आता, वो सब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। सो ये हमारे पास ग्राफ की स्टार्ट है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं x, एक को हम कहते हैं y। जो वर्टिकल पे होते हैं उसको हम y कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम x कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर पोर क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास ये जो है ये पॉजिटिव x है। इस साइड पे हमारे पास होता है नेगेटिव x। ये हमारे पास है पॉजिटिव y और ये हमारे पास होता है नेगेटिव y। सो याद रखिए, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ हो सो उसमें y पॉजिटिव होगी। इस तरफ अगर हम जा रहे हो ग्राफ में तो इसमें y पॉजिटिव होगी। अगर हम यहाँ से नीचे आएंगे तो इसमें y नेगेटिव होगी। यहाँ से अगर हम इस तरफ पे जाए तो x पॉजिटिव होगी। यहाँ से अगर हम इस तरफ पे जाए तो x नेगेटिव होगी। सो आपने इस पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है कि हम ऊपर जा रहे हैं तो y पॉजिटिव है। यहाँ से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो y नेगेटिव है। यहाँ से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो x पॉजिटिव है। यहाँ से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो x नेगेटिव है। ये बातें बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ आ रही है उसकी। अच्छा, इसके बाद ये तो छोटी सी बात हो गई। यहाँ पर अब हम बात करते हैं स्लोप का। स्लोप बहुत ज़रूरी है। स्लोप हमारे पास बराबर होता है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। चेंज इन y डिवाइडिंग बाई चेंज इन x मतलब इस ग्राफ में x के चेंज के साथ y में कितना चेंज आ गया, इसको हम कहते हैं इसके रेशो को। द रेशो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x इज कॉल्ड स्लोप। अब देखो, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट से यहाँ तक गया है। ये x पे आ गया लेट से 4 यूनिट्स और y पे आ गया लेट से 8 यूनिट्स। मतलब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे 4 यूनिट आ गया और ये ग्राफ y एक्सिस पे 8 यूनिट ऊपर गया। सो यहाँ पर y में चेंज कितना गया, यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन है। सो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। सो यहाँ से यहाँ तक जो y में चेंज आ गया वो हमारे पास आ गया 8 और x में जो चेंज आ गया वो हमारे पास है 4। सो इसका स्लोप हो गया 2। सो स्लोप हम किस तरह फाइंड करेंगे ग्राफ से? चेंज इन y डिवाइडिंग बाई चेंज इन x, इससे हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक बात हो गई। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, इसको देख ज़रा। इसको हमने नीचे मिलाया और यहाँ पर। सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर ये हमारे पास है डेल्टा y और ये हमारे पास है डेल्टा x। सो डेल्टा y डिवाइडिंग बाई डेल्टा x ये हमारे पास स्लोप के बराबर है, बिल्कुल बराबर है स्लोप के। सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडिंग बाई डेल्टा x, और डेल्टा y बाई डेल्टा x को अगर हम यहाँ पर समझे, ये हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल का है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है। सो परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई बेस, इसको हम कहते हैं टेन थीटा। सो स्लोप हमारे पास टेन थीटा के भी बराबर हो गया। यानी कि अगर आपको चेंज इन y मालूम ना हो, चेंज इन x मालूम ना हो, सो और आपको एंगल मालूम हो तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास स्लोप का एक दूसरा फार्मूला आ गया। तो स्लोप को समझने के लिए आपने ये वाला फार्मूला याद करना है कि हम किस तरह मालूम करेंगे, और ये वाला फार्मूला भी आपने याद करना है कि हम स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है, जो टेन थीटा है इसके बारे में ये एक प्रॉपर्टी है कि टेन थीटा एज प्रोपोर्शनल टू
थीटा, मतलब जितनी भी आप एंगल इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। एक हमारे पास एंगल होता है, एक इस एंगल की टेन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल है 45, सो इसका टेन थीटा जो है टेन ऑफ 45 हमारे पास आ जाता है 1। अगर आप एंगल करें लेट से 60, सो इसका टेन जो है टेंजेंट 60 वो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से ज़्यादा आता है, 1.732 या 1 पॉइंट समथिंग आता है। सो 1 से इंक्रीज़ होता है। जो आप एंगल इंक्रीज़ करते हैं उतना ही उसकी टेंजेंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पर हम एक बात जनरल कर सकते हैं कि इसको नोट करो। अच्छा, आप देखो यहाँ पर हम एक बात जनरल कर सकते हैं कि ये जो स्लोप है ए प्रोपोर्शनल टू थीटा है, यानी जितनी एंगल आप बढ़ाएंगे उतना ही स्लोप इंक्रीज़ होगा, जितना एंगल आप कम करेंगे उतना ही स्लोप कम होगा। अगर एक में एंगल ज़्यादा हो तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, एक ग्राफ में एंगल कम हो तो उसका स्लोप कम होगा। तो स्लोप डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन थीटा, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो इन दोनों ग्राफों को, ये हमारे पास ए वाला ग्राफ है, ये हमारे पास बी वाला ग्राफ है। सो ए की एंगल जो है 45 है और बी की एंगल जो है वो 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है दोनों की एंगल। अच्छा, अब कौन सी ग्राफ की स्लोप बड़ा है? सो डेफिनेटली बी का जो स्लोप है वो ए से ज़्यादा है, मतलब क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा है तो इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। ये बात तो क्लियर हो गई कि मतलब एंगल से हमें पता चला कि कौन सा स्लोप ज़्यादा होगा और कौन सा स्लोप कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बी की स्लोप कितनी है और ए की स्लोप कितनी है। तो स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, स्लोप की एग्जैक्ट, एक तो स्लोप छोटा और स्लोप बड़ा। याद रखिए इसका स्लोप 60 नहीं है, इसका स्लोप 45 नहीं है, इसकी एंगल 45 है, इसकी एंगल 60 है, लेकिन स्लोप 45 डिग्री या 60 डिग्री नहीं होता। स्लोप हमारे पास होता है 10 ऑफ थीटा। सो इसका स्लोप हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 45, इसकी टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1। सो ग्राफ नंबर ए की स्लोप जो है वो 1 हो गई, और ग्राफ नंबर 2 की जो स्लोप है वो हमारे पास हो जाएगी, इस ग्राफ नंबर बी की जो स्लोप है वो हमारे पास हो जाएगी टेंजेंट ऑफ 60। सो टेंजेंट ऑफ 60 से मेरे ख्याल में 1.732 ही आता है। सो इसका स्लोप ज़्यादा हो गया। सो स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आपने एंगल की टेंजेंट लेना है, और स्लोप जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जहाँ पर एंगल ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है जनाब, ये बात क्लियर हो गई कि आपने स्लोप किस तरह निकालना है, इस स्लोप की कंपैरिजन किस तरह करना है, और अपने स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू किस तरह निकालनी है। सो स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू जो आप निकालते हैं तो आपने उस एंगल की टेंजेंट लेना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एंगल है लेट से 30, इसका अपना एक स्लोप है। एस आर्म को, ये जो आर्म है इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं, इसका एंगल हम बढ़ाते हैं। लेट से इसका एंगल हमने कर दिया 45, इसका स्लोप इंक्रीज़ हुआ। अब हम इसको और बढ़ाते हैं, लेट से यहाँ पर हमने इस तरह किया, ये हमारे पास 60 एंगल हो गया, तो इसका स्लोप और भी इंक्रीज़ हुआ। इसको हम और बढ़ाते हैं, लेट से हमारे पास एंगल हो गया 70, सो इसका स्लोप और इंक्रीज़ हुआ। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है, 1 2 3 और 4। इस 4 वाली लाइनों में किसकी स्लोप ज़्यादा है? 4 की स्लोप ज़्यादा है। और सबसे कम स्लोप किसकी है? ए की है। मतलब जो लाइन हॉरिजॉन्टल को अप्रोच करता है, मतलब जो लाइन इस तरफ पे अप्रोच करता है, इस तरफ थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है तो उसका स्लोप कम होगा, और जो लाइन इस वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ता है इस तरफ तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा। मतलब जितनी लाइन मतलब स्ट्रेट बनेगी इस तरफ, whenever a line is aligning towards y axis, बाकी स्लोप, उसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब एक लाइन x एक्सिस की तरफ अलाइन होगी, मतलब ये जो लाइन है, ये मार्कर एक लाइन है, ये अगर इस तरफ आ रही है तो इसकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये लाइन इस तरफ आ रही है, एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसकी स्लोप जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। सो इस तरफ हम जब जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज़ होगी, और जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो स्लोप डिक्रीज़ होगी। यानी कि आपने उस लाइन की एंगल को देखना है, जितनी एंगल ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा जनाब, अच्छा एक बात ये याद रखना है, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारे पास एक लाइन है वो इस तरह आता है,
मतलब एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट स्लोप विल बी ज़ीरो, एट स्लोप विल बी ज़ीरो। जब कभी एक लाइन एक्स एक्सिस को या हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल हो जाए तो उसकी स्लोप क्या होती है, उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। इस तरह अगर एक लाइन इस तरफ आ जाता है बिल्कुल वर्टिकल मतलब 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। एक लाइन जो होता है जो वर्टिकल होता है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, और एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल होता है उसका स्लोप ज़ीरो होता है। ये बातें ज़रूरी थी जो आपको समझाना चाहिए था मैंने, और आपको समझाया कि जब एक लाइन इस तरफ हो तो उसका स्लोप ज़ीरो, जब एक लाइन वर्टिकल हो तो उसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और बात स्लोप के बारे में देखो जनाब, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब देखो यहाँ से एक लाइन इस तरफ जा रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। अब इसकी स्लोप अगर आप फाइंड करेंगे तो आप डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो इसकी एंगल है वो ये वाला है, यहाँ पर अगर हम इसकी एंगल फाइंड करना चाहेंगे तो ये वाली हो जाएगी, यहाँ पर अगर इसकी एंगल देखो तो ये वाली हो जाएगी, यहाँ पर अगर इसकी एंगल देखो तो ये वाली हो जाएगी, यहाँ पर अगर इसकी एंगल देखो तो ये वाली हो जाएगी। अब जब हम ऊपर चलते हैं ना तो पहले वाला एंगल को देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और भी छोटा है, ये और भी छोटा है, ये और भी छोटा है। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो इसकी एंगल मज़ीद छोटी होती जा रही है। तो जब ये लाइन ऊपर जा रहा है और ये अब देखो ना इस ब्लू वाली जो लाइन है ये ऊपर जा रहा है और ये किस तरफ अप्रोच करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है। तो जब एक लाइन आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होता जा रहा हो तो उसकी स्लोप में क्या आती है, उसके स्लोप में डिक्रीज आती है। यानी कि ये एंगल ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है, ये एंगल अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये जो लाइन है ना ये एक्स एक्सिस की तरफ टेढ़ा होता जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि जब एक लाइन एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ता है तो उसकी स्लोप में क्या आती है, उसकी स्लोप में डिक्रीज आती है। तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप कम है, ये स्लोप कम है, मतलब मज़ीद कम होता जा रहा है। और फाइनली जब एक लाइन बिल्कुल इस तरह हो जाता है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है। सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास इस लाइन की बारे में इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, इसको समझो, आई होप कि इसको आपने समझा होगा। अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब देखो एक लाइन है वो इस तरफ जाता है, इस तरह। अब देखो इसको यहाँ पर जो एंगल है ये वाली है। अब देखो इस वाली एंगल थोड़ा इंक्रीज़ हो, अब इस वाली एंगल को देखो थोड़ा इंक्रीज़, मतलब ये लाइन जो है ना ये वर्टिकल होता जा रहा है, वर्टिकल, ये ऊपर की तरफ मेरा मतलब ये नहीं है, ये वाई एक्सिस की तरफ मोड़ता है। यहाँ से ये इस तरफ जा रहा था और ये इस तरफ आ गया। तो इसकी जो इस लाइन की जो शेप है ना, अब इसको अगर देखें ना तो ये वाई एक्सिस की तरफ इस तरफ टेढ़ा हो जाता है। सो इसकी जो स्लोप है वो टाइम के साथ, वो जो एंगल है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एंगल बिल्कुल कम है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ है। यहाँ पर थोड़ा सा ये इसकी ऊपर टेढ़ा हो गया तो एंगल इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर एंगल और भी इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर एंगल और भी इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर एंगल और भी इंक्रीज़ हुआ। तो टाइम के साथ साथ इसका जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस लाइन की जो स्लोप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता है। सो ये हमारे पास हो जाएगा इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। ये दूसरे ये वाला जो ग्राफ था ये वाला इस तरह, ये हमारे पास होता है डिक्रीजिंग स्लोप, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास हो गया इंक्रीजिंग स्लोप क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं और ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं। जो लाइन एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ता है उसका स्लोप डिक्रीज होता है, और जो लाइन वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है उसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो आई होप कि आपको इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप की समझ आ रही होगी। ठीक है जनाब, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचे यहाँ इस तरफ बिल्कुल, तो देखो ना अब इसकी एंगल को देखो, इस रेड लाइन की, यहाँ पर जो एंगल है
यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर ये लाइन न वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है और न एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ता है, तो उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो एंगल है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहती है। सो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्लोप है। सो ये हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप हो गया, ये इंक्रीजिंग स्लोप हो गया, और ये जो लाइन है ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट स्लोप। यह बात ही बहुत ज़रूरी है, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ चुकी होगी। अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो ना, जब हम एंगल लेते हैं ना, ये वाली एंगल हम नहीं लेंगे, एंगल हम लेंगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो आप इस एंगल को, ये जो एंगल है ना ये 90 से ऊपर है, 90 से, ये एंगल 90 से ऊपर है। जब हम लेते हैं ना किसी टेन थीटा, स्लोप जो हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, जब एंगल 90 के अबव हो, 90, सो 90 की जब व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज नेगेटिव। मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट की एंगल 90 डिग्री के ऊपर हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो जब हम उस एंगल की टेन थीटा लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव में आएगा, मतलब उसके साथ माइनस लगी जाएगी। सो जब किसी ग्राफ में एंगल 90 से अबव हो तो उसका स्लोप हमारे पास क्या जाता है, वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। सो इस किस्म के ग्राफ जो इस तरह आते हैं, इसका जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। आपने पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप को समझना है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एंगल हमारे पास 90 से कम हो सो स्लोप हमारे पास होता है पॉजिटिव, और जब एंगल हमारे पास 90 से अबव हो सो स्लोप हमारे पास होता है नेगेटिव, और जब एंगल हमारे पास एग्जैक्टली 90 हो तो स्लोप होता है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। सो आपने पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और इन्फिनिटी स्लोप को पढ़ा, आपने ज़ीरो स्लोप को भी पढ़ा। स्लोप ज़ीरो होता है कब, स्लोप इनफाइनाइट कब होता है, स्लोप पॉजिटिव कब होता है और स्लोप नेगेटिव कब होता है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। आप चेक कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये एंगल हमारे पास है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस लाइन की जो एंगल है लेट्स से वो हमारे पास है 120। आप चेक करिए टेंजेंट ऑफ 120 तो लाजमी वो माइनस में आएगा। सो जब किसी लाइन की एंगल 90 से ज़्यादा हो तो उसकी स्लोप जो है वो हमारे पास नेगेटिव आती है। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। ये चीज़ें हमने पढ़ी, हमारे लिए प्री रिक्विजिट थी, इसको समझना ज़रूरी था। अब हम अपने काम पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे में हम जो वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ये ग्राफ हमेशा यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस ओरिजिन से, ये मतलब ये इस तरफ पे ग्राफ नहीं जाती क्योंकि टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। सो ये हमेशा जो होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और ओरिजिन से राइट साइड पे आते हैं, लेफ़्ट साइड पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास जब हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो टाइम नेगेटिव होता है और नेगेटिव टाइम होता ही नहीं है। तो इसलिए हम ग्राफ जब भी बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम, मतलब जहाँ पर भी टाइम हो, सो वो ग्राफ जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो वो हमारे पास नेगेटिव साइड में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। यहाँ पर हम सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो हम निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम स्लोप के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब हम स्लोप के बारे में बात करते हैं तो स्लोप हमारे पास बराबर होता है चेंज इन वाई डिवाइडिंग बाई चेंज इन एक्स। ठीक है जनाब। और स्लोप इक्वल चेंज इन वाई, यहाँ पर चेंज इन वाई में वाई के ऊपर हमने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, सो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और एक्स पे हमने लिखा है टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा टाइम। अब इस चीज़ को देखो ना, ये हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का, सो स्लोप हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का, स्लोप हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो ये स्पीड होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो ये वेलोसिटी होगा। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ में स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। मतलब ये इसका ये हुआ कि यहाँ पर जो स्लोप है
वो वेलोसिटी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर स्लोप ज़्यादा हो तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर स्लोप कम हो तो वेलोसिटी कम होगी, अगर स्लोप ज़ीरो हो तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखते हैं और वहाँ से अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, तो आपने डायरेक्ट जाके उसका स्लोप फाइंड करना है। जहाँ पर भी आपको स्लोप ज़्यादा मिले वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर भी आपको स्लोप कम मिले वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। तो आप देखते हैं इसके ऊपर काम करते हैं। देखो आगे। हाँ, सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हमारे पास होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब देखो यहाँ पर हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का। डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टाइम है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ये हमारे पास ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ये क्यों है? यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले कि स्लोप जो है वो हमारे पास बराबर होता है स्लोप एज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो इस एंगल को, लेट्स से ये एंगल 45 है मिसाल के तौर पर। ये जो एंगल है ये भी 45 है, ये जो एंगल है ये भी 45 है। यहाँ पर एंगल न इंक्रीज होती है और न डिक्रीज होती है। ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ होगी। याद रखिए कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ किस तरह होगी? वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लाजिम नहीं है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो। मिसाल के तौर पर ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है। लेकिन जब एक लाइन स्ट्रेट हो, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। जब ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो और उसमें जो लाइन है वो स्ट्रेट हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि इस वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होती है स्लोप के साथ और स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है हमेशा वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब भी आपको इस तरह का शेप देखें ग्राफ्स में, तो आपको पहले समझो कि ग्राफ किस चीज़ के बीच में है। ग्राफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है और स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है जनाब। अच्छा, 2 नंबर पे हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता हो। अब देखो यहाँ पर एस एंगल को देखो, ये वाली एंगल। अब देखो एस वाली एंगल को, ये एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब देखो एस वाले एंगल को, ये मज़ीद ज़्यादा हो गया। मतलब जब भी आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये जो एंगल है ये इंक्रीज़ होती है। मतलब ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है। जब एक लाइन वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है तो हम कहते हैं कि उसकी स्लोप इंक्रीज़ होती है। ये इस लाइन की स्लोप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती है। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड है। मतलब स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। स्पीड या वेलोसिटी वेरिएबल है और किस तरह वेरिएबल है? वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया इंक्रीजिंग स्पीड का। आपको इंक्रीजिंग स्पीड का जो ग्राफ है वो आप समझना चाहिए कि किस तरह होता है। वो एक लाइन होता है और वो वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है जनाब। अब जाते हैं दूसरे ग्राफ पे, डिक्रीजिंग स्लोप पे। 3rd नंबर डिक्रीजिंग स्लोप या डिक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग स्पीड। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर याद रखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो ये वेलोसिटी होगी, अगर ये डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड होगी। ये बात बार बार मैं नहीं कह सकता। ठीक है जनाब। अब देखो ये ग्राफ इस तरह आता है, इस तरह। अब इस ग्राफ को देखो तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो स्लोप है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एंगल जब लेंगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल थोड़ा कम हुआ, ये एंगल और कम हुआ और ये एंगल और कम हुआ। सब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि ये लाइन, दिस लाइन इज अप्रोचिंग parallelism towards x axis or toward horizontal line. With the passage of time the slope of this line decreases and we say that the speed of the body decreases or velocity of the body decreases. यहाँ पर velocity जो है वो decrease होती है और speed भी decrease होती है। यहाँ पर अगर ये distance time की ग्राफ हो तो speed, अगर ये velocity time ग्राफ हो तो ये अगर ये displacement time ग्राफ हो तो ये velocity होगी, मतलब decreasing velocity है। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास decreasing velocity की हो गई। तो हमने 3 ग्राफ पढ़े, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब तीनों को हम कंबाइन करते हैं। देखा अब इसको, दिस लाइन रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी और ये जो लाइन है ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और ये जो लाइन है ये हमारे पास है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी
डिक्रीजिंग वेलोसिटी और ये हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है जनाब, ये चीज़ें क्लियर। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी और ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ। तीनों ग्राफ हमने समझे कि ये हमारा स्लोप वेरिएबल, स्लोप कांस्टेंट, वेरिएबल स्लोप, ये भी वेरिएबल स्लोप है, लेकिन ये इंक्रीजिंग वेरिएबल है और ये डिक्रीजिंग वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। सो तीनों ग्राफ हमने पढ़े। अब देखो आगे, आप इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर जो स्टार्ट में एंगल है वो ज़्यादा है, अब ये कम हो गई, अब ये और कम हो गई और इस पॉइंट पे बिल्कुल ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया। सो इस लाइन पे हमारे पास यहाँ से स्लोप हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर और 20 मीटर और वट, लेकिन इसके बाद टाइम में तो चेंज आता है, मतलब जब हम आगे जाते हैं तो टाइम में चेंज आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आता। सो जब विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आता हो तो हम कहते हैं कि जो बॉडी है ये रेस्ट में है। तो यहाँ से स्लोप भी ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का। सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। सो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखो और इस तरह एक लाइन हो और आखिर में वो हॉरिजॉन्टल हो चुका हो, तो उस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जनाब। हाँ, अब देखो इस ग्राफ को, ये MCQ है आपके लिए कि कौन सी पॉइंट, किसी पॉइंट पे हमारे पास ये जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो इस पॉइंट पे आप देखो ना, ये ग्राफ इस तरह है, स्लोप ज़ीरो है। सो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ी सी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ये इस तरफ जाता है, तो यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप अगेन देखो तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर जो वेलोसिटीज़ हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात है, जब हम कहते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कर रहे थे और जब हम वेलोसिटी और स्पीड कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर ग्राफ्स में जब भी हम देखते हैं, मैंने आपको बताया आप कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है। तो जब एक वेलोसिटी इस तरफ होती है या जब वेलोसिटी इस तरफ होती है हम कहते हैं पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी इस तरफ होगी तो ये नेगेटिव होगी। इस तरह जब एक वेलोसिटी ऊपर हो तो ये पॉजिटिव होगी, जब वेलोसिटी नीचे हो तो वो नेगेटिव, मतलब नीचे जो चीज़ होता है वो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। लेफ्ट साइड पे जो चीज़ जाता है वो भी हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। ऊपर तरफ जो चीज़ जाता है वो पॉजिटिव होगा और राइट साइड पर जो चीज़ जाता है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। मतलब राइट पे और अपवर्ड ये जो चीज़ें हैं, मतलब देखो आप, राइट पे एक्स पॉजिटिव है, राइट पे एक्स है और वो पॉजिटिव है, अपवर्ड वाई है और वो पॉजिटिव है। सो राइट वर्ड जो चीज़ें होती हैं और अपवर्ड जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव कंसीडर होगी और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव है। सो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ होगी वो नेगेटिव कंसीडर होगी और नीचे जो है वो वाई नेगेटिव है। सो नीचे की तरफ जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगी। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए क्योंकि हमारे काम आएगा आगे। देखो आप, अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो स्लोप होता है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पहले तो ये बताओ। तो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग स्लोप, ज़ाहिर बात है, एंगल इंक्रीज होती है तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप है। अब देखो कि ये इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है स्लोप। अब देखो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 से कम है, ये जो एंगल है ये भी 90 से कम है, ये जो एंगल है ये भी 90 से कम है। एंगल मैं किस तरह कहता हूँ कि 90 से कम है, यहाँ पर जो लाइन मैंने खींचा ना ये हमारे पास x हो गया, ये x एक्सिस के साथ एंगल हो गया। सो ये जो एंगल है ये 90 से कम है, डायरेक्ट पता चलता है। सो जब भी एंगल 90 से कम हो तो वहाँ का जो स्लोप है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और स्लोप हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का। सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो इस किस्म का जो ग्राफ होता है जिसमें एंगल 90 से कम हो वो हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी कंसीडर होगी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग आइदर टुवर्ड्स अपवर्ड और टुवर्ड्स राइट वर्ड, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है जनाब।
मतलब जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव एक्स पे, या वो ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं। सो स्लोप से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता है। स्लोप से हमें ये पता चल सकता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इस स्लोप को देखो और मुझे बताओ कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल ले लो, ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है, ज़ाहिर ये बात है ये 90 से क्या है, ये 90 से ज़्यादा है। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारे पास ये वाले एंगल तो हम नहीं लेते, ये हम एंगल लेंगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये जो एंगल है ये 90 हो गया और ये 90 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पर देखो आप, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स हो गया और ये एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे। सो ये भी 90 से क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास इस ग्राफ में हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ये आपको याद रखना चाहिए कि जब स्लोप नेगेटिव हो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि या तो वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी, लेफ़्ट साइड पे, या वो नीचे की तरफ आएगी, तब जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो आपको पता चल गया कि स्लोप नेगेटिव कब होता है और स्लोप पॉजिटिव कब होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक MCQ है अब यहाँ पर, ये हमारे पास ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मुझे पहले ये बताओ कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये एक MCQ हो गया। सो स्लोप हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एंगल जो है ये 90 से कम है। लेट्स से एट 60 डिग्री। सो 60 डिग्री टेंजन ऑफ 60 जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। सो स्लोप पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी वेलोसिटी। ये दूसरा MCQ हो गया आपका कि स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, जस्ट स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, याद रखिए वेलोसिटी पॉजिटिव का ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, बल्कि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाता है या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाता है। हर किसी इसका ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है कि ये कांस्टेंट है, ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है कि ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों है, कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए है कि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इसकी कांस्टेंट है, न टाइम के साथ इसमें इंक्रीज जाती है और न टाइम के साथ इसमें डिक्रीज जाती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब मुझे ये बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितनी है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। तो इसमें इस ग्राफ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये 1 2 3 4 ये 4 MCQ आपको आ सकते हैं इस सिंपल ग्राफ पे। ठीक है जनाब। अच्छा, एक दूसरा MCQ है, दूसरा नहीं बल्कि सारे MCQs ये इसको समझो। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो स्लोप इसका क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप वेरिएबल है। और स्लोप वेरिएबल है तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। दो बातें क्लियर हो गई। अब ये मुझे बताओ कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, अब देखो यहाँ पर जो एंगल है, 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 ये सारे एंगल जो है ये 90 से कम है, इसलिए जिसका स्लोप है वो पॉजिटिव है। अच्छा, जब स्लोप पॉजिटिव हो तो इसका जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई। मतलब 1 2 3 4 पॉइंट्स हमें क्लियर हो गई। अब अच्छा, ये मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है।
इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है। अच्छा, इसमें अब एक्सेलरेशन है कि नहीं है, अब इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है, तो इसमें वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी सॉरी इसमें एक्सेलरेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी वेलोसिटी में चेंज आती है, यस आती है। किस तरह आती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सो वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस तरह हो जाएगी, किस तरह हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो इन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब द बॉडी इज़ आइदर मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स और अलॉन्ग पॉजिटिव वाई। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हमें पता चल गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताओ कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो स्लोप है ये इंक्रीज़ होती है। सो वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो इंक्रीज़ होती है। जब वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ होती है मतलब इसकी स्पीड में इंक्रीज़ आता है। जब स्पीड में इंक्रीज़ आता है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। कौन सी एक्सेलरेशन पैदा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होती है। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पाँचवीं या छठी बात है, हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। वेलोसिटी और ए की डायरेक्शन सेम क्यों होगी, वेलोसिटी और ए की डायरेक्शन सेम इसलिए होगी कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, मतलब द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। याद रखिए, इसको समझो, इसको नोट करो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब एक ग्राफ इस तरह हो, इस तरह मतलब एक कनकेव टाइप हो, कनकेव टाइप, और वो कनकेव टाइप ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये कनकेव है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। सो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। ज़ाहिर बात है, पिछले जो हमने डिस्कस किया उससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं। तो जब इस तरह ग्राफ आप देखो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, और इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ पे जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो आप खुद बता सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस लाइन का बताओ। इसका स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एंगल जो है इसका 90 से कम है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। सो स्लोप हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब आपको पता है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, सो स्लोप हमारे पास वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है। अच्छा, जब स्लोप वेरिएबल है तो किस तरह वेरिएबल है, इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। तो ये जो ग्राफ है ये इसका जो स्लोप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होता है। सो ये हमारे पास स्लोप जो है ये डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप। अच्छा, डिक्रीजिंग स्लोप के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, अब मुझे ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है स्लोप की। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज़ होती है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इट इज़ द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, ये जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो मुझे ये बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है। एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 6 MCQ आपके इस ग्राफ से क्लियर हो गए। ठीक है जनाब। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल क्या होगी, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 180 होता है। वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना होता है, वो हमारे पास
180 होता है। तब कब होता है? जब हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो हमारे पास, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ होती है, जब स्पीड डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो क्या होता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल जो है वो 180 हो जाता है। ये हमें ऑलरेडी पता है और अभी हमें पता चल गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जितना भी मतलब इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, लेकिन उसकी यहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंटर की लेवल है, एफईसी की लेवल है। तो एफईसी की लेवल के लिए इतना जो हमने पढ़ा ये भी मतलब मोर देन इनफ है। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी को और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम टाइम को। यहाँ पर सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं कि स्लोप क्या हो जाएगा। स्लोप हमारे पास बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर वाई पे हमने लिया है वेलोसिटी को, सो ये हो जाएगा डेल्टा वी, और एक्स पे हमने लिया है टाइम। सो स्लोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। मतलब जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है एक्सेलरेशन का। अगर स्लोप ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर स्लोप कम हो तो एक्सेलरेशन कम होगी, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है जनाब, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गया एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप की बात करते हैं वो एक्सेलरेशन की बात होगी, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप की बात करते हैं वो वेलोसिटी की बात होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला हम ग्राफ बनाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज ना हो। लेट्स से हमारे पास ये ओरिजिन है, ये पॉइंट 1 है, लेट्स से ये 2 है, ये 3 है, ये टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ इस तरह बनाया। अब देखो इसको, इस ग्राफ में देख, इस ग्राफ यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 है वेलोसिटी की। जब टाइम की वैल्यू 0 थी वेलोसिटी की वैल्यू 3 थी, जब टाइम की वैल्यू 1 हो गई वेलोसिटी की वैल्यू 3 है, जब टाइम की वैल्यू 2 हो गई वेलोसिटी की वैल्यू 3 है, जब टाइम की वैल्यू 3 हो गई वेलोसिटी की वैल्यू वही है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी की वैल्यू में ना इंक्रीज आता है ना डिक्रीज आता है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी का। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ बनाई, यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो ये भी हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। मतलब जब एक ये लाइन न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं आता विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? यहाँ पर स्लोप हमारे पास, देखो अब यहाँ पर स्लोप हमारे पास हो जाएगी 0। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 0। स्लोप 0 का मतलब क्या है? यहाँ पर स्लोप किस चीज़ के बराबर है? यहाँ पर स्लोप हमारे पास बराबर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमारे पास बराबर है एक्सेलरेशन का। जब स्लोप 0 हो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। सो एड इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एड इज कांस्टेंट वेलोसिटी, एड इज कांस्टेंट वेलोसिटी। रिमेंबर दैट, write this point in your notebook, that whenever a line is whenever a velocity versus time graph a line is parallel to time axis, then the velocity of that body will be constant and the acceleration of that body will be 0। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी या 0 एक्सेलरेशन के हैं। एनी लाइन या जहाँ पर भी आप खींचो, यहाँ पर खींचो, यहाँ पर खींचो, यहाँ पर खींचो, जहाँ पर भी खींचो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी या 0 एक्सेलरेशन के ग्राफ मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताऊँ, ये ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3, इन तीनों ग्राफों में सारी जो वेलोसिटीज़ हैं सारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड हम कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी तब कांस्टेंट होती है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। तो यहाँ इन तीनों में स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, लेकिन इन तीनों में स्पीड किसकी ज़्यादा है? तो जो लाइन ऊपर है यहाँ पर स्पीड 3 है, यहाँ पर स्पीड 2 है, यहाँ पर स्पीड 1 है। यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचे अलॉन्ग दिस लाइन, ये भी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन 0 वेलोसिटी है। मतलब बॉडी क्या है? बॉडी रेस्ट में है। ठीक है जनाब, आपको इस बात की समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक MCQ देता हूँ, यह समझ गए आपको शायद। अच्छा, इसके ऊपर एक MCQ है। ये हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इस तरह।
अब इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। व्हाट विल बी द करिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस वन। अब देखो डिस्टेंस टाइम, बस ये 2 कापी है, बल्कि एक और भी बनाता हूँ। डिस्टेंस टाइम, अब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, मतलब हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और हमें कहा है कि इसका करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा आएगा। तो ये जो ग्राफ है ऐसे हमें पता चला कि ये कौन सी ग्राफ है, ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी की। अब इन तीनों ग्राफों में आपने कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ ढूंढना है। यहाँ पर ये जो है ये इंक्रीजिंग स्पीड है, ये जो है ये डिक्रीजिंग स्पीड है, और ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड है। सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो हमारे पास है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह होगा। आप इस ग्राफ को देखो, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की टाइम की वैल्यू भी 0 थी, वेलोसिटी की वैल्यू भी 0। लेट्स से टाइम 1 सेकेंड, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, टाइम 2 सेकंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, टाइम 3 सेकंड, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, टाइम 4 सेकंड, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। जब जब भी ग्राफ ऊपर जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जनाब, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो इस पॉइंट पे इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 4 है। इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 3 थी। ये इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 2 है। इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 1 है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी की वैल्यू में इंक्रीज आती है। सो ये हमारे पास हो जाएगी इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर देखो आप वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है? वेलोसिटी पॉजिटिव इसलिए है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। वेलोसिटी पॉजिटिव टाइम तो पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब जा रहा है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है? याद रखो, ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ये जो पॉजिटिव मैंने लगाया ये इसलिए नहीं लगाया कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ये वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव इस सेंस में नहीं लगाते हम कि जब स्पीड इंक्रीज़ होता हो या स्पीड डिक्रीज़ होता हो। वेलोसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कंसेप्ट होती है वो इस तरह होती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं या अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। सो वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में आ गई। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है कि नहीं है, पहले ये बताओ। एक्सेलरेशन है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो इसमें एक्सेलरेशन होती है। ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव अब क्यों है? अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमने इस सेंस में लिया कि इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता है। सो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता हो सो हम कहते हैं कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितनी होगी? तो आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल है वो 0 होती है। सो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप आपको इस बात की समझ आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है और ये वेरिएबल है। सो और मतलब इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज आती है कि नहीं आती है? सो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन का। अब अगर स्लोप में इंक्रीज़ आता हो तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, स्लोप में अगर डिक्रीज़ आता हो तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप हमारा कांस्टेंट हो जाता है। जब स्लोप हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कांस्टेंट
एक्सेलरेशन है। मतलब इसका ये हुआ कि एस बॉडी में एक्सेलरेशन है, लेकिन उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। मतलब स्पीड एट द कांस्टेंट रेट इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको और समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसकी पहली स्पीड अगर 0 हो तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 2 हो जाएगी, फिर इसकी स्पीड 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। तो वेलोसिटी और स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब पहला स्पीड था 0, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8 और इस तरह जा रहा है। सो कितना इंक्रीज़ होता है, हर सेकंड बाद 2 इंक्रीज़ होता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आती है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हमारे पास है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह ग्राफ लगाते हैं, इस तरह। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये इसकी जो स्लोप है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। सो इसका जो स्लोप वो वेरिएबल है, स्लोप इज़ वेरिएबल। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो वेरिएबल है। अच्छा, स्लोप वेरिएबल है, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, आपको पता है कि स्लोप पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एंगल जो है ये 90 से कम है। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है, एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि यूनिफॉर्म है। सो एक्सेलरेशन हमारे कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। सो एक्सेलरेशन हमारे पास वेरिएबल हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास वेरिएबल हो जाएगी। वेरिएबल क्यों होती है, यहाँ पर स्लोप वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगी। बात क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती है कि डिक्रीज़ होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू। पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले ऐड से 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ये बात हम कहाँ से करते हैं, ये बात हम स्लोप से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब अगर स्लोप इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन किस तरह है, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। ये बात क्लियर। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता है। इस ऑब्जेक्ट का स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता है। देखो ना, वेलोसिटी टाइम, ये ग्राफ किस तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो स्पीड इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसकी जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमारे पास हो जाएगी इंक्रीजिंग। सो इस ग्राफ से आपको किस चीज़ का पता चलता है, आप देखो, इसको पास करो वीडियो को और सोचो इसके ऊपर। इस ग्राफ का स्लोप वेरिएबल है फर्स्ट थिंग, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वेरिएबल। क्लियर बात। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप इंक्रीज़ होता है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। वैल्यू इंक्रीज़, एक ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ होती है, और जब भी स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो ग्राफ है वो हमारे पास है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। अब इस ग्राफ को देखो और खुद से मुझे जवाब दे दो। इस ग्राफ को अगर हम देखें सो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, इसका स्लोप जो है वो वेरिएबल है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेरिएबल है। ठीक है जनाब। हाँ, स्लोप अगर वेरिएबल है तो स्लोप इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लोप क्या है, स्लोप विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होता है। स्लोप
स्लोप हम इस एंगल को कहते हैं। ये जो एंगल है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज़ होता है, स्लोप डिक्रीज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है, स्लोप हमारे पास बराबर होता है एक्सेलरेशन के, सो एक्सेलरेशन हमारे पास है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पीड का अंदाज़ा लगाओ। स्पीड यहाँ इस ग्राफ में स्पीड के साथ क्या होता है, देखो यहाँ पर स्पीड 0 है, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5, यहाँ पर स्पीड 5। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड की जो वैल्यू है वो उसके साथ क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड की वैल्यू में इंक्रीज आता है। इसको समझना स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ। 0 स्पीड, 1 स्पीड, 2, 3, 4, 5, मतलब इसके बाद मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड इंक्रीज़ हुआ ना। जब स्पीड इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर स्पीड का क्या बात हुई, स्पीड हमारे पास इंक्रीज़ होता है। सो ये जो चीज़ ये जो ग्राफ है, यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल कितनी होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ होता है। जब स्पीड इंक्रीज़ होता है सो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल कितनी होती है, 0 होती है। सो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। अब देखो इसको, यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि स्लोप डिक्रीज़ होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है। याद रखो, एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होगी जब हमारे पास स्पीड की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर स्पीड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, ना कि स्पीड की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होती है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेलोसिटी की वैल्यू है, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 8 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 12 हो गई, फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 14 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 15 हो गई। अब मुझे ये बताओ कि स्पीड इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। सो ज़ाहिर ही बात है, स्पीड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि पहला स्पीड 0 था, फिर 8 था, फिर 12 था, फिर 14, फिर 15, तो स्पीड इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया इंक्रीजिंग स्पीड। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, क्योंकि स्पीड इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अभी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज है वो 8 है, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 है। यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज है वो हमारे पास है 8 और 12 के बीच कितना चेंज है, 4, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सो एक्सेलरेशन पहले 8 था, फिर 4, फिर 2, फिर 1, सो ये हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन है क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह आता है इसका ग्राफ। अब देखो इसको, इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड है, एक्सेलरेशन इसमें है पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है, न कि एक्सेलरेशन माइनस हो जाती है। ठीक है जनाब, ये आपको शायद अभी आपको समझ आ चुका हो। अच्छा, आप ये एक एमसीक्यू है, इसको देखो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। पहले मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है, लेकिन स्लोप नेगेटिव नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर आप एक लाइन खींचो, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास 90 से कम है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एंगल बनाओ, यहाँ पर आप एंगल नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता हो वहाँ पर आप एंगल बनाएंगे। जो जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ वहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और वहाँ पर एंगल बनाओ। ये हमारे पास एंगल हो गया। ये एंगल हमारे पास जो है ये 90 से कम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारे पास स्लोप किस चीज़ के बराबर होता है? स्लोप हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कौन सा होगा? आप देखो इसको, व्हाट विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ऑप्शन ए हो गए, ये ऑप्शन बी हो गए, और ये ऑप्शन सी हो गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ऑप्शन डी हो गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कौन सा? अब यहाँ पर देखो, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और आपको ये बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपसे ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एंगल हमारे पास 90 से कम है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप इसका वेरिएबल है कि यूनिफॉर्म है। सो ये जो एंगल है ये हर न इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती है, तो स्लोप यूनिफॉर्म है, सो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब आपने कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ निकाल ली है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो गलत है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ये ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है, लेकिन नेगेटिव भी है और इंक्रीज भी होती है ना। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस है, फिर 2, 3, 4, 5 वगैरह तो इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। देखो ये वाई एक्सिस से ऊपर है, एक्सिस से ऊपर है, तो ये पॉजिटिव वाई है, ये हमारे पास नेगेटिव वाई है। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव है, और यहाँ पर जो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। आपको समझ आइएगी ना? ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी ग्राफ से, वहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो हमारा टिक जॉब कौन सा होगा? वो ये वाला होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और MCQ है हमारे पास। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये गिवन है, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 है, ये 5 सेकंड है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है -10। अच्छा, अब पहले तो इस ग्राफ को डिस्क्राइब करो कि इस ग्राफ में क्या है। सो इस ग्राफ की वेलोसिटी जो है वो पहली 10 थी 5 सेकंड के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी। सो यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं थी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो यहाँ पर स्लोप 0 है, सो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी। फिर ये वेलोसिटी सडनली इंक्रीज़ हो गई, मतलब 5 से लेकर 10 सेकंड तक एस की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ये तो ओरिजिनल पॉइंट है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, सो 5 सेकंड के लिए ये रेस्ट में रहा। अच्छा, नेक्स्ट 5 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या हो गई? वो हमारे पास 10 हो गई। 10 मतलब पहले 5 सेकंड में ये वेलोसिटी 10 से जा रहा था, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये रेस्ट में था, और नेक्स्ट 5 सेकंड में ये विद वेलोसिटी -10 जा रहा था। मतलब पहले ये इस तरफ 10 वेलोसिटी से जा रहा था, और अब ये 10 वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। माइनस का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। अभी आपने इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ MCQ में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। मैं आपको एक बताता हूँ कि आप डायरेक्ट आप इस ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपने इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो बनाओ। अच्छा, मैं आपका अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखो पहले 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी? फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 थी, मतलब नो इसमें डिक्रीज आती थी नो इसमें इंक्रीज आती थी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने अभी क्या बनाना है? अभी आपने बनाना है कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ किस तरह बना देते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ जाएगी इस तरह,
ये ग्राफ क्या देता है हमें? ये ग्राफ हमें कांस्टेंट वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 10 है ना, तो 10 हमारे पास किस तरह जाएगी? जैसे हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास हो गई क्या 10, सॉरी 10 नहीं 50 हो गई। अब यहाँ पर देखो ना, पहले 5 सेकंड में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना 50 मीटर। तो यहाँ पर अगर अभी आप स्पीड निकालना चाहते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप स्लोप निकालो, डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई 50 है, डेल्टा एक्स 5 है, सो 50/5 से क्या जाएगा 10 आ जाएगा। सो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट हुआ। अब ये वाला जो पोर्शन बचा है 5 से लेकर 10 सेकंड तक, 5 से लेकर 10 सेकंड तक, 5 से लेकर 10 सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पर क्या थी 0 थी। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी थी 0 थी। सो स्पीड की 0 क्या होगी 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया और फिर रेस्ट में आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट में मजीद चेंज नहीं आया। सो नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए क्या हुआ, रेस्ट में आया। अच्छा, नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हुआ, नेक्स्ट 10 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास थी -10। -10 का मतलब क्या है, यानी कि पहले ये इस तरफ जा रहा था 10 वेलोसिटी से, अब ये इस तरफ आ रहा है 10 वेलोसिटी से। सो इसकी नेक्स्ट 5 सेकंड में मतलब 15 सेकंड तक ये कहाँ पर आ जाएगी, ये पहले इस तरफ जा रहा था, अब ये क्या जाएगी, अब ये इस तरफ आ जाएगी और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिर क्या हो जाएगी, वो फिर वापस 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पहले इस तरफ गया था और फिर वापस आ जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 हो गया। ठीक है जनाब। सो इस ग्राफ को हम यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले वेलोसिटी इसकी थी +10, फिर हमारे पास वेलोसिटी थी 0 और फिर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव क्यों हो गई, देखो अब इसको, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, स्लोप अगर नेगेटिव हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सो यहाँ पर एंगल को देखो आप, पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है। सो ये जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है। सो ये जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव वेलोसिटी है। ये पॉजिटिव वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। सो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो ये पॉजिटिव 10 हो गई, ये नेगेटिव 10 हो गई और ये 0 वेलोसिटी हो गई। सो ये इसका आंसर है। ठीक है जनाब, नोट करो इसको। अच्छा, एक और MCQ है आपके लिए। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। सो देखो अब इसको, इसका जवाब किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे। ये क्या है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोप में क्या, स्लोप तो कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, इसका स्पीड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। इस ग्राफ से यहाँ से पता चलता है कि इस ग्राफ का जो स्पीड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। सो इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे किस तरह प्लाट करेंगे, ये हम इस तरह प्लाट करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यस। क्यों, क्योंकि स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है ये स्लोप इंक्रीज होती है और यहाँ पर स्लोप किस चीज़ के बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है। तो मतलब इसका ये है कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राफ अगर हम यहाँ पर इस तरह खींचें, अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास पहला जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज़ हो रहा था, इसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सो इसको अब यहाँ पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी। सो ये हमारे पास ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह। सो ये आपका एक और MCQ हो गया। इंशाल्लाह इसके साथ आपका जहन और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ना इनवैलिड ग्राफ। इनवैलिड ग्राफ मतलब जो ग्राफ बनाने पॉसिबल ना हो। सो ये हमारे पास एक इनवैलिड ग्राफ है। इनवैलिड ग्राफ का मतलब क्या है, लेट्स से हमारे पास ये जो पॉइंट है लेट्स से 2 सेकंड है। सो 2 सेकंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी लेट्स से 4, लेट्स से 5 सेकंड पे, जब 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है लेट्स से
ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है। सो 3 सेकंड पे, 3rd सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 3 भी है और वो 5 भी है। सो एक ही टाइम पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू आ गई। इसको आप जब ऊपर लेके जाते हैं ना, सो 3 सेकंड पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 भी है और हमारे पास 5 भी है। सो ये हमारे पास इनवैलिड ग्राफ है, ये ग्राफ भी इनवैलिड होगा। इस तरह अगर हमारे पास इस तरह कोई ग्राफ आ जाए सो ये भी इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप यहाँ से लाइन खींचेंगे ना, अगर वो 2 पॉइंटों को टच करे, 2 पॉइंटों को, तो वो हमारे पास इनवैलिड होगा। क्योंकि एक ही टाइम पे आप देखो, इस 3rd सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की 2 डिस्प्लेसमेंट हो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तब भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। आप देखो इस तरह एक तरह ग्राफ हमने बनाया, ये इस 3rd सेकंड पे इसकी वेलोसिटी लेट से 3 थी और 3rd सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 है। सो एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती है, हमारे पास इनवैलिड ग्राफ है। इसको आप लाजमी देखना। अलबत्ता ये जो ग्राफ है हमारे पास, इस तरह के ग्राफ ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? 3 सेकंड पे इसकी एक वैल्यू है, 4 सेकंड पे इसकी एक वैल्यू है, 5 सेकंड पे, मतलब ईच टाइम पे इसकी डिफरेंट वैल्यू है। सो ये पॉसिबल है। लेकिन जब एक ग्राफ, कोई ग्राफ हम इस तरह बनाए कि ये लाइन जो है ये 2 पॉइंट को टच करे, सो एक ही टाइम पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आती हैं, वेलोसिटी की हो या डिस्प्लेसमेंट की हो, ऐसे ग्राफ हमारे पास इनवैलिड होते हैं। ये पॉइंट आप लाजमी याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पोर्शन जो है इस टॉपिक का, वो हमारे पास है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। याद रखें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। बस ये बात आपने याद रखनी है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। ये बात क्लियर हो गई। ये किस तरह आता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम क्यों कहते हैं। आप देखो, हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक ग्राफ है इस तरह, और इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है, ये वाली एरिया, ये एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ये एरिया हमारे पास बराबर होता है, लेट से ये राइट एंगल ट्रायंगल के रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया है वो हमारे पास बराबर होता है हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ये हमारे पास हो गया हाफ, और बेस जो है वो हमारे पास है टाइम, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है वेलोसिटी। सो अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, इससे जो आंसर आता है वो हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस किस डिस्टेंस के बराबर होता है? 1/2। टाइम का यूनिट है सेकंड और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा मीटर में। आमतौर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमारे पास बराबर होता है मीटर का। सो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो अंडर एरिया है वो एरिया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का बराबर होता है। अगर ग्राफ स्पीड टाइम का हो तो डिस्टेंस के बराबर होता है एरिया। अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हो तो वो अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का हो तो एरिया जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है जनाब। सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारे पास लेट से इसकी वैल्यू है 10 और ये टाइम की वैल्यू है हमारे पास लेट से 2 सेकेंड, और ये हमारे पास हो गया पर सेकेंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप पहले डिस्क्राइब करो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट ने 0 से स्टार्ट लिया, इसकी वेलोसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती रही, और जब वेलोसिटी 10 तक पहुंची तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और फिर ये इस वेलोसिटी से जा रहा है पर सेकेंड। अभी आपने इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस कवर किया। सो हमने अब ये वाला जो एरिया है ये सारी एरिया निकालना है। सो इस एरिया को हम इस तरह निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला है हमारे पास, याद रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। सो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ, बेस कितना है इसका 2 है, और परपेंडिकुलर कितना है 10 है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10।
ये जो वैल्यू है ये 10 है। अब आपने ये फाइंड करनी है, ये वाली, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई वेथ। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 और ये जो वेथ है ये हमारे पास 2 है, मतलब 2 से लेके 4 तक। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 2 से लेके 4 तक कितना हो गया, 2 हो गया। सो ये एरिया हमारे पास हो गया 20। सो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हमारे पास हो गया 30। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस 30 और टोटल डिस्टेंस एस 30 मीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आसान से। अच्छा, अब ये ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखो ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। सो ये एरिया कितनी हो जाएगी, ये वाली जो एरिया है ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई वेथ। सो ये हो जाएगा 20 और ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी है 2 से लेके 4 तक। सो ये हमारे पास 2 हो गया और ये जो साइड है ये हमारे पास 10 है। सो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20, लेकिन ये -20 है, नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। सो ये 20 हो गई। सो हमारे पास डिस्टेंस में जो होता है, डिस्टेंस में हम डायरेक्ट दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास ये 20 क्यों आया, ये 20 हमारे पास इस v की नेगेटिव वैल्यू से आ गया। लेकिन जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं सो हम इसको स्पीड लेते हैं और स्पीड हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। सो डिस्टेंस में हमारे पास ये -20 जो है ये भी +20 हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 20 + 20 हमारे पास 40 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसको हम फिर वेलोसिटी लेते हैं और वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो ये हमारे पास, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास -20 आ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फिर कितनी आ जाएगी, 20 और -20। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपने याद रखने। जब अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस में आपने दोनों को डायरेक्ट ऐड करना है और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने फाइंड करना हो तो ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव लेना है और फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की सबसे कैलकुलेशन करनी है, न कि सबको डायरेक्ट ऐड करना है। याद रखो, जब इस तरह के ग्राफ हो कि कोई एक पोर्शन पॉजिटिव x से ऊपर हो, दूसरा पोर्शन पॉजिटिव x से नीचे हो, सो इस केस में नीचे वाला पोर्शन को आपने नेगेटिव लेना है और ऊपर को आपने पॉजिटिव लेना है, उसके बाद आपने उसको ऐड करना है। और जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को आपने पॉजिटिव लेना है और उनको ऐड करना है। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास एरिया की इस तरह के क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह ये लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी। फिर भी आपको अगर इस चीज़ में कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको डिलीवर कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपनी पर्पस पे, अपनी गोल पे फोकस होकर रहिएगा। नेवर डाइवर्ज फ्रॉम योर गोल, नेवर गो अराउंड, जस्ट बी अ स्ट्रेट पाथ, जस्ट बी इन अ स्ट्रेट पाथ टुवर्ड योर गोल। इंशाल्लाह वंस यू विल अचीव योर ड्रीम। अल्लाह हाफ़िज़।